નમસ્કાર. રાજકોટમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો તેજ. ચૂંટણીને હવે થોડા દિવસો દૂર છે ત્યારે રાજકીય પક્ષો પૂરજોશમાં પ્રચારમાં લાગી ગયા. આ દરમિયાન એઆઈસીસી મહામંત્રી મુકુલ વાસનિક રાજકોટ ખાતે પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી હતી. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે ભાજપ જનતાના પ્રશ્નોમાં નિષ્ફળ ગયું અને કોંગ્રેસ મજબૂત વિકલ્પ તરીકે ઉભરી રહી. સાથે જ તેમણે ગુજરાતમાં બદલાવની લહેર લાવવાનો દાવો કરતા કોંગ્રેસના વિકાસ અને પારદર્શિતાના એજન્ડાને આગળ વધારવાની વાત કરી. આવનારી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. વધુ સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો આરપી ગુજરાત ન્યૂઝ રાજકોટ. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और सौराष्ट्र के संगठन की जिम्मेदारी जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप सिंह जाडेजा जी, दीपेंद्र सिंह जाडेजा जी, वशराम भाई सगतिया, डॉक्टर निदत बारोत, मुकेश भाई चावड़ा, वैशाली शिंदे, कृष्णदत्त भाई रावल और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, 12 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 30 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 सालों से अधिक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राजकोट महानगर पालिका में सत्ता पर बैठी है। ये सभी होने के बाद भी आज राजकोट शहर में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में यहाँ के लोग बुनियादी विकास की सुविधाओं से वंचित हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो राजकोट शहर में ही पीने के पानी की भीषण समस्या है। लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता राजकोट जैसे शहर में। तो इससे यहाँ की स्थिति क्या है उसका एक अंदाजा लगता है। अवैध बांधकाम होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल है कि जिनके बारे में सोचकर भी हैरत होती है कि ऐसा कैसा संभव है कि इतने बड़े बड़े नेता अतिक्रमण करते हुए अवैध कंस्ट्रक्शन के काम में पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर कमी है। 40% से अधिक शहर यहाँ पर सेंट्रलाइज सुएज से जुड़ा हुआ नहीं है, ये स्थिति है। और इससे ऊपर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है, चौतरफा भ्रष्टाचार नजर आता है। ये खुली बात अब लोगों के जहन में बैठ गई है कि एक हाथ से पैसा दो और दूसरे हाथ से काम लो। पैसे के बगैर यहाँ पर कोई भी काम, चाहे वो यहाँ के महानगर पालिका का हो या प्रदेश की सरकार का हो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बनते हैं उसमें भ्रष्टाचार से पाया हुआ पैसा, उसी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की नींव रखी गई और ईंट के ऊपर ईंट रखते हुए भ्रष्टाचार के पैसों से यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रही है। टीआरपी गेम जोन की बात तो पूरे देश भर में मशहूर हुई। 27 बच्चों की यहां पर जान गई,
सब जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार की वजह से ये सब कुछ हुआ। छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े लोग जो इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं वो यहाँ पर आज भी उनके ऊपर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नजर आता है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ में ईमानदारी से यहाँ का प्रशासन किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता। पिछले दिनों में यहाँ स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान हुआ। देश भर में आज लोकतंत्र बहुत ही पीड़ादायी स्थिति से गुजर रहा है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, ये हमारी देश की एक बुनियाद समझी गई है, ये बुनियादी उसूल है। लेकिन लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती आज मुल्क में खड़ी हुई है। और यहां तक अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आज भारत के लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। ये स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव जो गुजरात में हो रहे हैं उसमें करीब करीब 10,000 पदों का चुनाव होना है। करीब 733 जगह ऐसी रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्विरोध चुनाव जीते हैं। वो निर्विरोध चुनाव इसलिए नहीं जीते कि लोग उन्हें जिताना चाहते थे, वो इसलिए निर्विरोध चुनाव जीते हैं क्योंकि कहीं पर पैसों की लालच, कहीं पर डराना, कहीं पर धमकाना, जिस तरह से डकैती होती है उसी तरह से यहाँ के चुनाव में अपने लोगों को कामयाब करने के लिए एक राजनैतिक डकैती का हथियार इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये पिछले दिनों में काम किया है। राजकोट शहर में भी इसी तरह से हो रहा था, लेकिन यहाँ के हमारे साथी पूरी मुस्तैदी के साथ आखिरी समय तक ध्यान देते रहे, इसीलिए यहाँ की स्थिति भिन्न रही। नहीं तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी डकैती डालने की स्थिति में बनी हुई थी, ये पूरे शहर को अच्छी तरह से पता है। हमने लोगों से यहाँ पर वादा किया है, यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त करके देंगे अगर लोगों के विश्वास के भरोसे हम कल महानगर पालिका में अगर कामयाब होते हैं तो। हमने कहा है कि पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पीने के पानी की समस्या हम हल करें। दूसरी हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि 70 स्क्वायर यार्ड से जो मकान कम है, ऐसे तमाम मकानों को हम किसी भी तरह का कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर हर जोन में 18 ऐसी जगह चिन्हित करेंगे जहां पर बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स खोलेंगे। हम ऐसी भी सुविधा यहाँ पर छात्रों को उपलब्ध करा देंगे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें वो अच्छी तरह से उसमें इम्तिहान दे सके। और यहाँ पर महिलाओं के लिए हम शहर में हम परिवहन में पूरी तरह से मुफ्त सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी और पहली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें हमारी ये जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकताओं के ऊपर पूरी तरह से फैसला करने का हमने सोचा है। 16, 17 और 18 तारीख को विशेष अधिवेशन संसद का हाल ही में हुआ, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक नया तरीका निकालकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश शुरू की। उसके बाद जब संसद में संविधान संशोधन मंजूर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम से संदेश दिया
लेकिन उनका संदेश जो 29 मिनट का था, 58 बार उसमें कांग्रेस का जाप उन्होंने किया, कांग्रेस के ऊपर और विभिन्न राजनीतिक दलों के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करी कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का संविधान संशोधन मंजूर नहीं किया और देश उन्हें माफ नहीं करेगा। उनका उद्बोधन सुनने के बाद साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी तो बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के हैसियत से बोल रहे थे। वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। जो संसद में संशोधन विधेयक नामंजूर हुआ वो महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था। जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से वो गलत है, वो फरेब है, वो झूठ है। महिला आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दिलाने के लिए 22 सितंबर 2023 को संसद ने संविधान संशोधन मंजूर किया, ये सारा देश जानता है। 16, 17, 18 अप्रैल 2026 को संसद में महिला आरक्षण का विषय नहीं था, वो परिसीमन का विषय था। और परिसीमन भी जो अभिप्रेत 2023 के विधेयक में था वो इस तरह था कि अगला सेंसस उसके ऊपर परिसीमन ये संसद ने मंजूर किया था। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने परिसीमन 2011 के सेंसस पर होगा इस तरह का विधेयक वो लेकर आए थे। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, नरेंद्र मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? महिलाओं के हक की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। महिलाओं के हक से भारतीय जनता पार्टी मीलों दूर है। क्या देश नहीं जानता? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। पिछले साल आरएसएस को 100 साल पूरे हुए। आरएसएस का सरसंघ चालक कोई महिला तो 100 साल में बनी नहीं, लेकिन आरएसएस का एक साधारण स्वयंसेवक भी ये महिला आज तक नहीं बनी। आरएसएस सिर्फ पुरुषों का संगठन है, वहां महिलाओं को कोई जगह नहीं है। महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका करके एक अलग संगठन बनाया गया। महिलाओं के लिए काम करने के लिए उनमें जो भी उनके विचार दिलों में बिठाने हैं उसका एक संगठन अलग है। आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं। भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई 1980 में, आज उसके 46 साल पूरे होते। 46 साल में एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की महिला नहीं बनी। इतना ही नहीं, इसका पूर्व रूप जो जनसंघ का था, जनसंघ में भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये महिला नहीं बनी। ये हकीकत पूरा मुल्क जानता है। और इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं या हम कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है, वो गुमराह करने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी में पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष एनी बेसेंट, फिर सरोजनी नायडू, फिर नेली सेनगुप्ता, फिर इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, एक लंबी कतार, सालों साल 30 सालों से अधिक का समय कांग्रेस के इतिहास में महिलाओं ने नेतृत्व किया। और महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने आज नहीं, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान में पहले दिन से अगर पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया तो उसी के साथ महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया, बराबरी का। और ये सिर्फ स्वाधीन भारत में नहीं, जिसका संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, इससे पूर्व 1931 में
मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो 1928 में बनी थी, कराची का अधिवेशन जो सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें हमारे बुनियादी उसूलों को मंजूर किया गया, जिसमें महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कही गई थी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस लगन के साथ, जिस ईमानदारी के साथ आज कांग्रेस पार्टी गुजरात में, यहाँ राजकोट शहर में, ग्रामीण में, तमाम हमारे साथी जो चुनाव के पूरे संचालन में लगे हैं, मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता हमें अपना समर्थन देंगी और हमारे प्रत्याशियों को भारी मात्रा में कामयाब करेगी। यहाँ पर जब वोटों की गिनती होगी तो चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। गुजरात में नहीं, पूरे मुल्क में संदेश आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में परास्त हुई। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने शिकस्त दी। वन बाय वन पूछो। उसके लिए आप क्या कहोगे? राजपूत से कांग्रेस एक कब होगी? क्या कांग्रेस एक कब होगी? एक अच्छा आपसी झूठवाद चल रहा है, अलग-अलग कांग्रेस देखिए, एक अच्छे અને એક મુદ્દા ઉપર જ લડીએ છીએ। હા, इन्होंने जो गुजराती में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कांग्रेस एक है और इसमें हमारे नेताओं में अंतर करने के प्रयास लगातार होते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। पूरे एकता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। आप जो कार्यालय में बैठे हुए हैं ना, वो कार्यालय को लेके वो परिवाરની મેટર છે। સોરી, ઈને ઈઓ પૂછતા મહેશભાઈની વાત ન કરો। સોરી સોરી સોરી, आपके साथ જો આનાથી બીજા અમારા કોઈ નેતા નથી। તમને હજી કહું છું, એ પ્રશ્ન પૂછને એમને નહીં પૂછો। मेरे बेटी, आप आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आपके साथ जो आए वो कांग्रेस के नेता नहीं है। क्या? महेश राजपूत कांग्रेस के नेता नहीं है। कौन? महेश राजपूत आपको जो छोड़ा की काफी सारे नहीं नहीं, काफी सारे कोई नहीं, ऐसी झूठ बात मत बोलो। हमारे सीनियर लीडर झूठ बात मत बोलो। अच्छा मेरी व्यक्तिगत वांधो છે એ લોકોનો महेश राजपूत कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार नेता हैं। हेमंत वसावड़ा भी है और तमाम हमारे साथी यहाँ पर जो उपस्थित। देखिए, एक मिनट भैया, સાંભળો अब ને તમે, अब જવાબ अब આપે તો सवाल સાંભળો। भी आप ही पूछोगे, जवाब भी आप ही दोगे। सवाल पूछना और लड़ाई लड़ना अलग बात है। आप सवाल पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे जवाब से आप संतुष्ट हो नहीं हो या आपका अपना तो तमाम हमारे साथी जिम्मेदार है, पूरी एकता से अपने काम में लगे हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी है और वो बखूबी उसे निभा रहे हैं। अंदर आने की હવે શોર્ટ પૂરો થઈ ગયો જવાબ। एक તમારું નેશનલ નેતૃત્વ एक- અહીંયા છે। વાત પૂરી। બોલો। इलेक्शन चल रहा है, बीच और कैंपेन चल रहा है, आप कांग्रेस को किस स्थिति में देख रहे हैं? 700 से ज्यादा सीटें विनरिंग हुई है, इसके लिए भी आप क्या मानते हैं? मैंने वो शुरू में ही कहा, देखिए, जो लोगों का समर्थन मिलेगा ये विश्वास रखता है, वो डराने का तरीका नहीं अपनाता, वो लोगों को खरीदने की कोशिश नहीं करता, वो पुलिस को भेजकर परेशान नहीं करता, वो प्रशासन का दुरुपयोग नहीं करता। और ये हर काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में गुजरात में किया है। उनको विश्वास ही नहीं है कि लोगों का समर्थन मिलेगा। अगर विश्वास होता, अपने काम पर भरोसा होता, अपने काम से अगर संतुष्ट होती, तो ये तरीके नहीं अपनाते। नहीं, सर आपके कैंडिडेट ऐसे क्यों है कि वो बिक जाते हैं? देखिए, आप मानते हैं कि वो लोग खरीदते हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट ऐसे क्यों है कि वो बिक जाते हैं? कोई बिकता नहीं है, लेकिन मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि पुलिस और प्रशासन का यहाँ पर पूरा दुरुपयोग किया गया है। डराना, धमकाना, ये यहाँ पर जिस तरह से चल रहा है, मुझे हैरत है कि ये तमाम तरीकों के खिलाफ जहां आक्रोश उठना चाहिए, वहां आक्रोश नहीं उठता।
उसके ऊपर समर्थन की बात होती है। सर आप किसी Anyway, नेक्स्ट पे नेक्स्ट और किसी से नहीं नहीं सर आप बीजेपी का ऐसा बोल रहे हैं कि वो खरीदते डराते धमकाते, लेकिन आप कांग्रेस का माइनस पॉइंट ये सब ऐसा स्वीकार ही नहीं करेंगे सर। नहीं, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि जिस तरह से इनकी राजनीति चल रही है, लोकसभा चुनाव में भी वैसा ही किया, विधानसभा चुनाव में भी वैसे ही करते हैं। ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है, इससे हमारा संविधान कमजोर होता है। और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। Audio Jungle.